नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी आ गई है और एक अच्छी खासी वैकेंसी आप इसमें देख रहे हैं। 5000 से अधिक पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। ऐसे में आपकी तैयारी को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसी को ध्यान में रख करके हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर एक अपना सामान्य और विहंगम दृष्टि डाल लें। इससे क्या होगा कि हमारी जो तैयारी है वो तैयारी एक मुकम्मल रूप लेगी और साथ साथ हमको अभी अपनी तैयारी में किन नए तथ्यों को जानने की आवश्यकता है इस पर भी एक प्रकाश पड़ेगा। इसी को ध्यान में रख करके हमने 8/5/2022 को जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र के साथ आपके सामने उपस्थित है। तो पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वो है, भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? पहला विकल्प भोजन के साथ चाय लेना, फिर दूसरा विकल्प केवल शाकाहारी भोजन लेना, फिर तीसरा विकल्प रोजाना गेहूं लेना, चौथा विकल्प चावल लेना। अब देखिए, यदि अगर आप थोड़ा सा भी जो पोषण नामक अध्याय है उससे परिचित होंगे तो आप जानते हैं कि आयरन का जो कम अवशोषण है उसका कारण यह है कि चाय लेना। कई ऐसे आहार हैं जो कि अवशोषण को प्रभावित करते हैं, चाय उनमें से मुख्य है। तो हमारे शरीर में जो आयरन अवशोषण बढ़ाने वाले एस्कॉर्बिक एसिड, मांस, मछली आदि चाय की बड़ी मात्रा में भी लौह अवशोषण के अवरोध को दूर करता है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है इसमें जो पूछा गया था कि आयरन का कम अवशोषण का जो कारण है वो कौन सा है, तो वो आप सही विकल्प के रूप में लगाएंगे भोजन के साथ चाय लेना। वैसे भी इस प्रश्न को आप कर सकते थे। कैसे? केवल शाकाहारी भोजन लेना। तो आपको पता है कि शाकाहारी भोजन का कोई संबंध जो है आयरन के कम अवशोषण से नहीं है। गेहूं लेना ये भी सही विकल्प नहीं होगा। प्रतिदिन चावल लेना ये भी सही विकल्प नहीं होगा। तो एक ही विकल्प आपके सामने बचता है, भोजन के साथ चाय लेना। तो इलिमिनेटिंग मेथड से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? यानी जो खून का बहना रुकता नहीं है तो उसमें कौन सा सहायक है जो आपके रक्त प्रवाह को, यानी जो बाहर निकलने वाला रक्त है उसको रोकता है? तो विटामिन के इसमें होगा। थोड़े से तथ्य इस पे आपको और जानने जरूरी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके अलावा के घुलनशील विटामिन है वसा में। आप जानते होंगे ए, बी, सी, डी, ई और के, ये जो विटामिन है ये मुख्य विटामिन्स हैं। इनमें से आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है। अगला, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? इसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखिए, आपको यहां पे देख लेना चाहिए रोग सारे जो विटामिन की कमी से होते हैं। ए से कौन सा होता है कमेंट करें आप।
तो विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रियोमैलेशिया। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये हड्डियों से संबंधित है। हड्डियां जो है इसमें क्या हो जाती, मुलायम हो जाती। तो पेलाग्रा किसके कारण होता है, रतौंधी और वेरी बेरी। ये कमेंट में आप करें तो 3 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। देखिए ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं इसमें एक और कारण है कि जब आप जो उसके विकल्प हैं सारे विकल्पों को केंद्र मान करके उसका अध्ययन करेंगे तो आपके कई अतिरिक्त प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। इसमें से कुछ चीजें आपको बॉक्स में दी गई हैं, इसलिए धीरे धीरे इसको स्क्रॉल किया जा रहा है, आप ध्यान से इन चीजों को देखते रहें। फिर अगला प्रश्न है 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को मां को क्या खिलाना चाहिए। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कम से कम 2 साल तक जो है स्तनपान जारी रखना चाहिए, सामान्य प्रश्न है। अगला 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है। तो इसका सही विकल्प होगा कि बच्चों की तेजी से वृद्धि और विकास, सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो 5 साल तक की उम्र में होता है। इसीलिए पोषण जो है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर। फिर इसके बाद एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए। तो एंथ्रोपोमेट्री में भौतिक मापन करना चाहिए। भौतिक मापन का मतलब क्या है, उसकी जो है जो माप है, लंबाई है, वजन है, इत्यादि इत्यादि। इसमें जो है इनका संबंध कतई जो है बुद्धि लब्धि या उसकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति से नहीं है। एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए, यह भी बहुत आसान सा सवाल है। बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना, जब आप स्वच्छता के महत्व के बारे में जानेंगे तभी आप किसी बीमार व्यक्ति का उचित ख्याल रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है उदर के कौन कौन से हिस्से हैं, यानी स्टमक के जो हिस्से हैं। पूछा जा रहा है कि स्टमक के हिस्से कौन कौन से हैं। देखिए चित्र में आपको भली प्रकार से ये दिखाया गया है। इसको कहते हैं कार्डियक, फिर फंडस, फिर बॉडी और पाइलोरस। तो ये 4 हिस्से जो है पेट के हो गए। इसके बाद पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज को उत्पन्न करता है। तो लाइपेज को उत्पन्न करने वाला जो एंजाइम है, किस लाइपेज एंजाइम कहां से उत्पन्न होता है, तो पैनक्रियास से, अग्नाशय से। ये देखिए फिर यही जो है वसा को तोड़ता है, वशी अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत ये कहलाती है फुफ्फुसावरण, ठीक है। फिर मैस्टिकेशन क्या है, मैस्टिकेशन तो जो हमारा चबाने का कार्य है उसी को हम मैस्टिकेशन कहते हैं। सबसे पहले जब आपके मुंह में भोजन जाता है तो यह प्रक्रिया सबसे पहले होती है। इसके बाद का आपका प्रश्न है मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आपको यह बताना चाहिए कि पेशाब को रोक कर ना रखें, तो ये सही विकल्प हो जाएगा। अब इसका कारण क्या होता है कि जब आप मूत्र को रोक कर रखते हैं तो जो
यूटीआई होता है, और ये यूटीआई के है एक बैक्टीरिया का संक्रमण के कारण है। और ये बैक्टीरिया मूत्र को लंबे समय तक रोक कर रखने से पनपते हैं, जिसके वजह से इसका असर जो है ब्लैडर और किडनी पर जाता है, और जिससे पूरी आपकी जो ट्यूब है वो संक्रमित हो सकती है। अनुचित स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? तो जब आपके पसीने वाली ग्रंथियां जो है और उनके छिद्र जो है बंद हो जाते हैं तो त्वचा में संक्रमण हो जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता के रूप में है? अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग, लगातार अतीत में रहना, फिर खुद की सीमा की उपेक्षा, अच्छी दोस्ती और रिश्ते। तो मानसिक जो रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसकी जो विशेषता होगी कि वो सारे लोगों से जो है संबंध बना सकता है, लोगों से किस प्रकार से संबंधित होना है, यानी सोशल जो हेल्थ है वो ठीक होती है उसकी, और मेंटल हेल्थ उसकी ठीक होती है। इसके वजह से संतुष्ट और प्रसन्नचित्त रहेगा। भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध आदि आवेगों से व्यथित नहीं होता है। दूसरों की भावनाओं को समझता है। अपनी योग्यता को और क्षमता को ना ही बहुत उत्कृष्ट और ना ही हीन समझता है। यह स्वस्थ होने की परिभाषा, निशानी है। तो जैसे कि WHO ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा बताई है उसके हिसाब से पहली चीज है कि फिजिकली फिट, दूसरा जो है मेंटली फिट, तीसरा जो है सोशली फिट, और चौथा है स्पिरिचुअली फिट। तो ये 4 परिभाषाएं जो है WHO ने स्वास्थ्य की दी हैं, जिसमें अभी जो चर्चा कर रहे थे हम लोग वो उसमें ज़्यादातर मुख्य जोर जो था वो सोशल हेल्थ पर था, जिसमें आपकी दोस्ती और रिश्ते आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, वो कहलाती है रक्षात्मक प्रक्रिया, यानी डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा ही जो मन है वो अनजान स्थिति से निपटता है। अगला, गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं? अब देखिए इसमें वापसी, स्कूल अस्वीकृत नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा करना, फिर स्वीकृत दैनिक जीवन कार्य, मिजाज बदलना, हंसना, मिजाज बदलना, उच्च नैतिक मूल्य, बालों की देखभाल। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत समायोजन है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला है ये गलत समायोजन है। इसके बाद 18वां सवाल, किस स्तर की रोकथाम में बचपन से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है? तो इसमें जो है तृतीयक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, प्राथमिक रोकथाम और मूल या प्रारंभिक संक्रमण। तो इस प्रश्न को हालांकि डिलीट कर दिया था, लेकिन जो स्वस्थ जीवन शैली है, स्वस्थ जीवन शैली जो प्राथमिक स्तर की रोकथाम है उससे ही जो स्वस्थ जीवन शैली उसको बढ़ावा मिलता है। इसके बाद
निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है? इसका सही विकल्प है खाद्य सुरक्षा, खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। आसान सा सवाल है। कुकुर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? आप देखते होंगे जब इस तरह की खांसी आती है तो उसमें छोटी छोटी बूंदें खांसने या छींकने में बन जाती हैं, जो कि सांस लेने या आसपास बैठे व्यक्ति के संपर्क में आने से वो बैक्टीरिया फैल जाते हैं। तो ये आमतौर पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट के द्वारा या छोटी बूंदों के द्वारा ये संक्रमण फैलता है। सबसे पहले नाक और गले को प्रभावित करता है। खसरा का कारक जीव, तो खसरा का कारक जीव क्या है इसमें पूछ रहा है। खसरा का कारक जीव सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आच्छादित आरएनए वायरस है, जिसे मीजल्स वायरस भी कहते हैं। खसरा एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो तेजी से फैलती है। तो ये भी संक्रमण से माने फैलने वाली ये भी समस्या है। खांसने, छींकने और ड्रॉपलेट के माध्यम से ये फैलती है। फिर पूछ रहा है क्षय रोग का मुख्य लक्षण। तो सबसे पहला तो ये है कि 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी होगी, छाती में दर्द, सांस फूलने जैसी समस्याएं आएंगी, भूख नहीं लगेगी, वजन तेजी से गिरेगा और बुखार आपको लगातार बना रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसमें से पूछ रहा था मुख्य लक्षण क्या है। तो देखिए, जैसे 3 सप्ताह से अधिक खांसी, ये सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसमें खांसी जो है कम नहीं आएगी बल्कि खांसी ज़्यादा आएगी। तो ये बाकी सारे विकल्प ठीक नहीं है। अगला है रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ये आप जानते हैं कि जो पेशेंट होता है वो खुद अपना डेटा रखे, यही सबसे मुख्य बात है। हालांकि आजकल जो हेल्थ कार्ड की जो स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इसमें आधार कार्ड में ही सारे हेल्थ डाटा को भविष्य में संरक्षित किए जाने की संभावना है, लेकिन अभी वो बिल्कुल शुरुआत है उसकी। फिर हाइपोक्सीमिया, तो देखो आप कि ये शब्द किससे बना हुआ है, हाइपो और एक्सीमिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाइपो किसी चीज का नीचे जाना और हाइपर माने किसी चीज का बढ़ना। तो एक्सीमिया मतलब ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जब स्तर जो है रक्त में गिर जाएगा तो ये कहलाता है हाइपोक्सीमिया। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस विधि का नाम है आस्कल्टेशन। तो आस्कल्टेशन के द्वारा क्या किया जाता है कि हमारी जो है जो फेफड़ों की आवाज है उस आवाज को सुना जाता है, जिससे उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है इसके आधार पर आंकड़े निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से इस श्रृंखला में आज हमने इन 25 प्रश्नों को शामिल किया है। भविष्य में हम आपके सामने इसी तरह के और प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप इस 9026 927315 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप
इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जल्दी ही हम इसके कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। इच्छुक लोग संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।